Hello students, once again in front of you, myself Ajay Singh, taking new video that is related to chapter 19 area. So dear students, we have to discuss here area. So dear student, suppose that what is area? अगर हम बात करें एरिया क्या होता है, इसकी चर्चा किया जाए तो एनीथिंग which cover space, how much space anything which cover, that is known as its area. जैसे सपोज करो अगर ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के बीच में ये जितना स्पेस है ये कहलाया हमारा एरिया। वो कितना एरिया कवर करके रखा। अगर कोई सर्कल है तो इसके बीच में ये इस व्हाइट बोर्ड का कितना एरिया ये कवर करके, कितना स्पेस ये कवर करके रखा, वही कहलाया इसका एरिया। इसी तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल है तो वो कितना एरिया कवर करके रखा, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्लियर, स्क्वायर है, तो ये कितना प्लेस कितना कवर करके रखते हैं, जितना स्पेस को ये कवर करके रखते हैं, दैट इज नोन एज इट्स एरिया। और वॉल्यूम दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी हम चैप्टर एरिया से रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, हाउ मच स्पेस इज नोन एज एरिया। कोई चीज अगर मान लीजिए हमने ये मार्कर लिया और इस मार्कर को यहां पर रखा तो ये मार्कर कितनी एरिया कवर करके रख रहा है, कितना स्पेस इसका कवर करके रख रहा है, दैट इज नोन एज इट्स एरिया। होप आपको एरिया के बारे में आ गया समझ में कि अगर कोई भी चीज है तो वो कितना जगह घेर के रखती है, दैट इज नोन एज इट्स एरिया। क्लियर? तो एरिया के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। तो जहां पर सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसका अगर एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर बात करें हम राइट एंगल ट्रायंगल की, तो बेटा ध्यान से जानते हो कि यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड इसकी हाइट हो जाती है और जिस पर 90 डिग्री एंगल बनता है वो बेस हो जाता है, और ये तो हाइपोटेनस होता ही है, आप जानते ही हैं। लेकिन अगर हम बताएं कि ये एरिया कितनी कवर करता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस, इसको कहते हैं बेस इंटू हाइट, ये कहलाता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अगर यही इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका भी हम लगा सकते हैं वही, लेकिन वहां पर क्या होता है कि कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ये पता होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो अभी हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बता देते हैं, फिर कभी जब आप कहेंगे तो इसको प्रूव भी करा देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती हैं। जो ये लाइन ड्रा होती है इसको मीडियन कहते हैं, मीडियन अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, सारे मीडियन ये सब आपस में इक्वल होते हैं, और जहां पर तीनों मीडियन आकर के मिलते हैं उसे हम सेंट्राइड कहते हैं। लेकिन यहाँ ये तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्राइड और उसकी। लेकिन याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड भी होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। जो दो लाइन किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन मिले आपस में और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए उसे हम एल्टीट्यूड, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सारे एल्टीट्यूड ही मीडियन होते हैं। मीडियन का काम क्या है? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन। क्लियर? और एल्टीट्यूड क्या होता है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड में 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। दोनों में डिफरेंस होता क्या है कि मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और जरूरी नहीं उस पर 90 डिग्री का एंगल बने, बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन एल्टीट्यूड ये होता है वो अपोजिट साइड पर जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बाइसेक्ट करे। क्लियर, यानी कि मिड पॉइंट पर जाए। क्लियर, ये डिफरेंस है दोनों। तो जहां पर एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे ऑर्थो सेंटर, और जहां पर मीडियन मिलते हैं उसे सेंट्राइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो हम आपको बात कर रहे थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो, इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू, क्योंकि साइड इक्वल होती है, साइड का स्क्वायर। ये क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात हम कर रहे थे इसकी। अगर हमारे पास एक तरीके से और ट्रायंगल में अगर देखें तो हमारे पास कई सारे के ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है ना, और स्केलेन ट्रायंगल भी होता है। अगर हम बात करें स्केलेन ट्रायंगल की, तो वहां पर यूज होता है हीरोन्स फार्मूला, जिसका नाम आपने सुना होगा, इसे नोट कर लिया होंगे हो। अब यहाँ क्या है, हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल आया देखिए, इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। कोई साइड, सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी, तीन साइड है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालो। अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। यही नहीं बेटा, किसी भी फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। क्लियर, तो याद रखिएगा पेरीमीटर क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी और सी, इन तीनों को ऐड करें। अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 2, यानी पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना आया? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको हम कहते हैं एस से डिनोट करते हैं। अगर ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जिसमें परपेंडिकुलर ही ना पता हो, कोई साइड इक्वल ही ना हो, तो कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, इसको हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जिनमें कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो और परपेंडिकुलर भी ना पता हो। उनका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला समझ रहे हैं? हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? ये क्या होते हैं? स्केलेन ट्रायंगल जैसे होते हैं, ऐसे फिगर्स का एरिया निकालने के काम आ जाता है। इसमें यूज क्या करते हैं? ये जो सेमी पेरीमीटर आया ये एस, और इसी एस में से पहली साइड को माइनस करो, इंटू दूसरी साइड को माइनस करो, और तीसरी साइड को माइनस करो। इनको सबको कैलकुलेट करने के बाद जो आए उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। कैसे ट्रायंगल का? स्केलेन ट्रायंगल का। किसका? स्केलेन, जिनमें हमें कोई भी साइड का इक्वल ना हो। क्लियर, कोई भी एंगल इक्वल ना हो, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। फार्मूला आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां लिख देता हूं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से फार्मूला बनता है। आप ध्यान से इसको देखिएगा, ये बात आती है हमारी स्केलेन ट्रायंगल की। अब ध्यान से देखिएगा, इक्विलेटरल बताया हमने, ट्रायंगल का एरिया बता दिया है ना, हमने हीरोन्स फार्मूला बता दिया। अब बात करते हैं हम बेटा एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बता दिया मैंने, क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। अब हम बात करें अगर स्क्वायर की, स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आप सब समझते हैं, पेरीमीटर में सारी साइड, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो अगर हम सारी साइड को ऐड करें या एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सारी साइड आपस में इक्वल होती है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा वो? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है ना, सारी साइड इक्वल है। तो हम भाई हमने क्या बताया कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। किसी भी, अगर उसकी सारी साइड इक्वल है तो जितनी नंबर ऑफ साइड है n इंटू साइड कर देना चाहिए। n इंटू साइड, n मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड इंटू एक साइड कर दो।
अपने आराम से आ जाएगा। अगर बात करेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आपको ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना, जितना वो स्पेस करेगा, यानी कि साइड इनटू साइड कर दे, या इसी को हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये आप जानते हैं भाई। अगर ये स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल है, सपोज करो ये ए और ए है भाई, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाला साइड हाइपोटेनस ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड रूट 2। अभी आप नोट कर लो इसको, सबको मैं प्रूव कराता जब बेटा ऑफलाइन क्लासेस होते तो और अच्छे से इनको प्रूव करा के तब, क्योंकि अब टाइम उतना नहीं बचा है, अभी आपको 8 चैप्टर बचे हैं, इस वजह से थोड़े से स्पीड बढ़ानी होगी। तो डायगोनल क्या हो गए स्क्वायर के, साइड रूट 2 होते हैं। अगर हम बात करें इसी तरीके से रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में आप ध्यान से देखोगे, ईमानदारी से देखना, तो इसकी दोनों अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90, ये इक्वल होती है इसके, ये इक्वल होती है इसके ना। तो 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। अगर हम बात करें सम ऑफ ऑल साइड करें 2l + 2b कर दे तब भी हो जाएगा, या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, तो ये आप इसको लिख सकते हो 2l + 2b, क्योंकि 2 लेंथ बराबर होती है और 2 ब्रेथ बराबर होती हैं। अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर ले तो l + b हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा पेरीमीटर इसका। अगर हम एरिया की बात करें तो अभी आपने स्क्वायर में देखा था कि साइड इनटू साइड करते हैं, तो यहां भी साइड इनटू साइड करेंगे, लेकिन एक लेंथ ज्यादा है एक कम है, इसलिए l × b लिखा जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l × b। और अगर हम बात करें डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से देखिएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा अगर इसका एक डायगोनल ड्रा किया गया, ये l है और ये b है और ये आपका हाइपोटेनस है। अगर इसका हम हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालें तो इक्वल टू क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। यानी अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना हो तो वही तो डायगोनल है, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस को ही हम डायगोनल कहेंगे। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये सब कुछ आप ही के लिए तो है। अब अगर हम बात करें, देखो बेटा इनको आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का अगर हम पेरीमीटर कहें तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, इसमें पैरेललोग्राम क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स आर दोज इन व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, both pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral in which both pair of opposite side parallel is called parallelogram, है ना। तो ये भाई इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। मैंने कहा कि किसी भी इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो मैंने कहा किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अगर आप सम करेंगे तो बेटा 2 लेंथ आपस में इक्वल है, दोनों ब्रेथ आपस में इक्वल है, तो इसका भी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, तो 2l + b। अगर हम बात करें इसकी एरिया की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम बात करें एरिया की, तो बेटा अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहां से कोई भी परपेंडिकुलर इस पर ड्रा की गई, तो ये बेस है और ये हाइट है। ध्यान से देखिएगा, ये हाइट है, क्यों, जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, बेस, और जो आकर के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम कहते हैं हाइट। इसका एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। क्लियर, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर हम बात करें
रोम्बस की, ध्यान से देखिएगा, रोम्बस, रोम्बस में भी सारी साइड आपस में इक्वल होती है, ये होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, सारी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर हम बात करें इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। चारों साइड इक्वल है तो सम आप ऑल साइड करें या 4 इंटू साइड कर दें, कोई प्रॉब्लम, जो स्क्वायर का वही इसका। अगर हम बात करें इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। अब आप देखो, अगर इसके दोनों डायगोनल दिए हैं, दोनों डायगोनल दिए हैं, तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। क्लियर? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है जब दोनों डायगोनल दिए रहे। यहां लिख लीजिएगा, when both diagonals given, जब दोनों डायगोनल दिए हों तब की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन याद रखिएगा, जब डायगोनल ना दिए हों और ये हमें रोम्बस दिया हो, यहां से एक लाइन आए और इस पर परपेंडिकुलर ड्रा हो जाए, तो हमारा एरिया, जब बेस और हाइट पता हो, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है ना, रोम्बस की बात कर रहा हूं, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा जो पैरेललोग्राम का होता है, बेस इंटू हाइट। क्लियर? बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, ध्यान से देखिएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा जब मुझे बेस और हाइट पता होगा तब। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर हमें इसका साइड निकालना हो, साइड ऑफ रोम्बस निकालना हो, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। साइड ऑफ रोम्बस, तो साइड ऑफ रोम्बस अगर निकालना हो तो बहुत आसान सा, क्योंकि क्या होता है, रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर। तो अगर ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और बाइसेक्टर है तो आधा ये होगा और आधा ये होगा, यानी कि ये इक्वल तो नहीं होते लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये पूरा मान लीजिए 2a है और ये पूरा हमारा 2b है ना, तो ये मान लेते हैं हम a होगा और ये होगा हमारा b। अगर हम इसकी बात करें साइड, तो साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है रूट के अंदर डायगोनल 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2/2 का होल स्क्वायर। इससे सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, साइड ऑफ रोम्बस पता चल जाएगा। ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर नजर आती रहेंगी, एकदम बिल्कुल सर्फ एक्सेल की तरह। क्लियर? तो ये आप बात हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम ट्रेपेजियम के बारे में। ध्यान से देखिएगा, ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले इसकी चर्चा कर ले। ट्रेपेजियम मैं सब बता चुका हूं क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 में, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया क्योंकि अभी आपके पास कुछ नॉलेज होगा। ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल कॉल्ड ट्रेपेजियम। मान लो ये हमारा A है और ये हमारा B है, ठीक है ना, और ये हमारा H है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मान लीजिए ये हमारा H है। अगर ऐसे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है, ये सबको प्रूव कराना चाहिए बेटा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से सब प्रूव नहीं हो सकता। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है, इसको कहते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अगर ऐसा कर दे तो बड़ी आसानी से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। कैसे? 1/2 पैरेलल साइड क्या है बेटा, A और B, A प्लस B इंटू H कर देंगे तो सीधे से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि और भी तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे उस क्वेश्चंस के रिलेटेड और भी आप चीजें इसके बारे में हम बताते चलेंगे। क्लियर? ध्यान से इसको समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का नोट कर लीजिएगा। अब रही बात सर्कल की।
ध्यान से देखिएगा सर्कल के बारे में। सर्कल क्या होता है ये अभी आपको बताया नहीं गया होगा, अभी है भी नहीं आपके चैप्टर में। तो जानते हो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, which are equidistant from a fixed point. That fixed point is known as center of the circle. ना वही क्या कहलाता है? Center of circle. Distance from center to any point of circle is known as radius. Radius clear? क्या कहलाता है वो? Radius कहलाता है। और a line which moves from its center to other point of the circle is known as diameter. क्या कहलाता है? diameter कहलाता है। तो diameter इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, और रेडियस इक्वल टू होता है diameter अपॉन 2। अब बात करें इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर आप सर्कल की बात करें तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री क्या होता है? 2 पाई r। इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं या इसी को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। सरकमफ्रेंस ध्यान से समझिएगा, इसी को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? 2 पाई r होता है। इसमें पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों सेम होते हैं। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब पूछोगे सर पाई क्या होता है? तो याद रखिएगा पाई इज द रेशियो बिटवीन circumference of circle and its diameter। तो डायमीटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पाई। देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r, और डायमीटर क्या होता है? 2r। देख रहे हैं? r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? पाई। और इस पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। याद रखिएगा पाई इरेशनल है लेकिन 22/7 रेशनल है। अब इस चर्चा, और इस 22/7 को हम 3.14 भी कह सकते हैं ना। अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू मानी जाती है। अगर ये नहीं यूज करना है तो ये भी यूज कर सकते हैं जहां जरूरत के हिसाब से। पाई की वैल्यू अगर जो कहे उसके अकॉर्डिंग ये आप यूज कर सकते हैं। ये आपको समझ में आया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, और पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r होता है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का 2/2 होता है, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम होता है। अब बात करें, थोड़ा सा हम बात कर लें किसकी बात कर लें? सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल का हाफ पोर्शन। तो याद रखिएगा अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यहां देखिएगा दोनों सेमी सर्कल। अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो इस बाउंड्री का लेंथ, कंडीशन क्या थी बेटा? सर्कल में यहां पर कहीं कोई और लाइन नहीं थी, केवल सिर्फ इसकी बाउंड्री थी। अगर इसको हम कट कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती, इसी की पूरी लेंथ नाप लो, वो कहलाएगा सरकमफ्रेंस सर्कल का या पेरीमीटर ना। लेकिन यहां क्या है? 2 पोर्शन है, एक तो ये है और एक ये डी है। अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो ये पोर्शन कहलाता क्या है? पाई r। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें ड्रा कर दिया जाए डायमीटर तो ये कहलाया पाई r और ये कहलाया पाई r, तभी ये कहलाया 2 पाई r, पाई r प्लस पाई r, 2 पाई r। अब यहां क्या है? यहां तो केवल हाफ पोर्शन है ना, इसलिए कहलाता है क्या? पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन अगर कहा जाए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो आप समझ रहे होंगे कैसे होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम। तो यहां पर दो साइड बनी, एक तो ये बना सरकमफ्रेंस प्लस एक ये डायमीटर, तो इसको कहते हैं पाई आर प्लस डी। समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो बात करें तो क्या होता है, जितना सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सेमी सर्कल। अब एक चीज ये जानना आपको जरूरी होता है कि भाई सर्कल का एरिया हमेशा क्यों पाई आर ही, हाँ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, क्यों होता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, इसे नोट कर लीजिएगा ईमानदारी से। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है, ये जानना जरूरी है। तो ध्यान से देखो, मान लो बेटा ये सर्कल है, ये इसी तरीके से बना होगा, ऐसे बनते बनते चला गया और एक कंडीशन ऐसी आई, क्या आई, अब आप समझदार हैं कि यहां पर एक डॉट बनता है, यही कहा जाता है सेंटर, है ना। अगर हम इसको पहली वाली पोर्शन को यहां पर काट के फैला दें तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, यही तो है लेंथ, तो ये हो गया 2 पाई आर। अब इसके अंदर वाली काटो, उसको फैलाओ, फिर फैलाओ, फिर फैलाओ, अंदर अंदर वाली छोटी होती चली जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये इतना एक डॉट सा बचेगा, क्या बचेगा, ये ना, अगर इसको हम जोड़ लें तो ये बन गया क्या, ट्रायंगल। और ये वाला पोर्शन कितना है, यही तो परपेंडिकुलर है सेंटर से, जो भी लाइन ड्रा होती है, ये यही इतनी तो डिस्टेंस बचेगी, इसको कहते हैं आर, आर फॉर रेडियस। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये है रेडियस आर, ध्यान से देखिएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही हमारी हाइट है जो आर है और ये हमारा बेस है जो 2 पाई आर है। तो 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। ये कह सकते हो इस तरीके से कि हाँ भाई सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये प्रूव किया जा सकता है। तो बेटा इतनी सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया, कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। अभी बचा हुआ है आपका एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स बचे हुए हैं और इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। एक चीज और बताना रह गया था, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ये सब चीजें सब सारे लोग नहीं बताते हैं, है ना। ये मैंने प्रूव करके आपको दिखाया, वो आपको समझ में आया होगा। अब एक आता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, 2 सर्कल्स व्हिच आर हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। इसका रेडियस ये होगा, इसका रेडियस ये होगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, तो उनके बीच का जो ये पोर्शन खाली बचा रह गया, इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, ध्यान से सुन लीजिएगा, कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, 2 सर्कल्स व्हिच आर हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। इसका आर है और इसका कैपिटल आर है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, ऐसा करेंगे। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होता है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर।
दोनों में क्या कॉमन हो गया, पाई, बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हम इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। इस तरीके से हम कर देंगे जब सॉल्व, तो ये जो खाली वाला प्लेस है इसका एरिया आ जाएगा। इसी को कहते हैं एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। समझ में आ रहा होगा। तो बेटा इस तरीके से आपको सारी चीजों के बारे में मैंने जानकारी दिया, आप इनको समझने की कोशिश करिएगा और जो चीजें आपको ना समझ में आए उनके बारे में हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, इससे एक मोटिवेशन ही मिलता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, गॉड ब्लेस यू।